क्लास 7 का 6 पार्ट तक हो गया था और 7वां पार्ट हम आज पढ़ेंगे। इसमें एनी बेसेंट के बारे में जानना है। एनी बेसेंट एक महान महिला थी। भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेज़ों ने विद्रोह गदर कहा, ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में तूफान मचा दिया। अंग्रेज़ किसी भी दशा में सोने की चिड़िया को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे, यानी भारत को। उन्हीं दिनों एनी बेसेंट ने एक पुस्तक लिखी, इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान। यह पुस्तक 1879 में पहली बार लंदन में प्रकाशित हुई। इसमें बताया गया कि किस प्रकार एक व्यापारी कंपनी भारत की स्वाभिमानी बन बैठी है। यह पहला अवसर था जब इंग्लैंड के एक नागरिक ने इतने स्पष्ट और तीखे शब्दों में इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीतियों का भंडाफोड़ किया था। एनी बेसेंट ने बताया था कि जब भारत की निर्धनता की बात सोचते हैं तो आंखों के सामने जोंकों का दृश्य आता है, जिन्होंने भारत का धन चूसा है। अर्थात जोंक जो होते हैं ना, जो हम लोग साधारण भाषा में देखते हैं, काले काले जो जोंक होते हैं, जो पकड़ लेने के बाद खून चूस कर मोटे हो जाते हैं और उस पर नमक डालने के बाद क्या होते हैं, पूरा खून बाहर आ जाता है। तो अंग्रेज़ों के इन्होंने इस टाइप से वो कहे हैं कि ये भारत के निर्धनता को जब बात सोचा जाता है तो आंखों के सामने जोंक का दृश्य दिखाई देता है, जिन्होंने भारत का धन चूसने का कार्य किया। अर्थात भारत में बहुत सारे धन संपत्ति थे, इसलिए यहाँ पर सोना का चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर घरे घरे लोग व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, इसलिए वो लोग लालच से यहाँ पर कंपनी खोलकर और जोंक की तरह भारत के धन को उन्होंने लूटा। तो इन्होंने एनी बेसेंट जो है उसके बारे में लिखती हैं और बताती हैं। अंग्रेज़ों की भारत विजय की कहानी बहुत घिनौनी है। अंग्रेज़ जो थे, उनका भारत जो भारत विजयी पाई थी, वो बहुत घिनौनी है। मान लो किसी के घर में जाकर चोरी कर कहो कि हम इति कर रहे हैं, विजय किए हैं, तो घिनौनी बात ना है। अब आपके मन में यह जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि यह एनी बेसेंट थी कौन। तो अक्टूबर 1847 में लंदन में एक बच्ची का जन्म हुआ था। उसका बचपन का नाम एनी वुड था। वह अपने आप को आयरिश कहलाना अधिक पसंद करती थी। बहुत लोग होते हैं जो अपना नाम रख लेते हैं और कहते हैं कि हमारे यही नाम है, अर्थात उसी नाम से उसको पुकारने पर और ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये अपने एक एनी नाम से प्रसिद्ध थी, लेकिन ये अपने आप को आयरिश नाम से कहलाना अधिक पसंद करती थी, क्योंकि उसकी माँ आयरिश थी। एनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एनी के पिता एक बड़े विद्वान थे। एनी के जो पिता थे, वो एनी जो ये हैं, इनके पिता बहुत विद्वान थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। जब एनी केवल 5 वर्ष की थी पिता की मृत्यु हो गई। जब ये 5 वर्ष की थी एनी जी, तो तब इनका पिताजी का मृत्यु हो गई। एनी की माँ उसे हैरो स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। हैरो स्कूल जो वहाँ का नामियर स्कूल होगा, वहाँ पर पढ़ाना चाहती थी। उस स्कूल के प्रिंसिपल की सहायता से यह संभव हुआ, और संभव भी हुआ। उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, वैसे एनी की शिक्षा नियमित रूप से किसी स्कूल में शुरू नहीं हुई। इनका नियमित रूप से किसी स्कूल में शुरू नहीं हुई, अर्थात कहीं यहाँ कहीं वहाँ ऐसे ऐसे करके ये पढ़ी होगी। मिस मेरियट के घर पर रहकर उन्हीं के द्वारा एनी की पढ़ाई हो सके, है ना। दिसंबर 1867 में एक पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ एनी का विवाह हुआ। दिसंबर 1967 में पादरी फ्रैंक बेसेंट के साथ एनी जी का विवाह हुआ। पति पत्नी की इच्छाओं और भावनाओं में ज़मीन आसमान का अंतर था। इनका जो शादी हुआ पादरी फ्रैंक के साथ, लेकिन इनका और इनका जो भावनाएं थी, जो विचार थे, दोनों का यानी कि ज़मीन आसमान का अंतर था। अर्थात इनका सोच कुछ और था और इनका पति का सोच कुछ और था। फिर भी जीवन जैसे तैसे चलता रहा। वह 2 बच्चे के माँ भी बन गई। एनी जी 2 बच्चों की माँ भी बन गई, परंतु दोनों बच्चे निरंतर बीमार रहने लगे। 1873 में केवल 26 वर्ष की आयु में एनी बेसेंट घर से निकाल दी गई। अब देखो, जब ये 1873 में केवल 26 वर्ष की इनका आयु थी, तो आपस में खटपट पहले से चलता ही था। इनका विचार कुछ अलग था, इनका पति का विचार कुछ अलग था। तब पादरी जी फ्रैंक जो थे, पादरी फ्रैंक बेसेंट, इन्होंने क्या किया, इनको घर से निकाल दिए। कितना 26 वर्ष की उम्र में इनको घर से निकाल दी गई। और वो सच्चाई की खोज में आगे बढ़ चली। 1874 ईस्वी में एनी बेसेंट चार्ल्स ब्राडलेग की एक संस्था नेशनल सेकुलर सोसाइटी में सम्मिलित हो गई। इसके बाद 1874 में एनी जी क्या किए कि चार्ल्स ब्राडलेग की एक संस्था में जाकर नेशनल सेकुलर सोसाइटी में जाकर सम्मिलित हो गई, अर्थात उसमें शामिल हो गई।
इसके बाद मिल गई। इसके बाद एनी बेसेंट ने पूरे देश में घूम घूम कर धर्म और राजनीति पर भाषण दिए। उन्होंने 1857 में मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस और बेरोजगारी की समस्या पर जमकर संघर्ष किया, क्योंकि पहले 12 घंटे लोग खटाते थे अंग्रेज जो थे, तो उनको ये 8 घंटा करने के लिए बहुत समस्याओं का जमकर इन्होंने संघर्ष किया। 1889 का वर्ष उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनके जीवन ने उस समय नया मोड़ लिया जब उन्हें ऐसा लगा कि उनके भटकते मन को शांति मिल गई है। वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई। भारत में इसका स्थापना 1879 ईस्वी में मैडम ब्लेवेटस्की और आलकोट ने मिलकर की थी। इस संस्था के उद्देश्य थे कि विश्व बंधुत्व की स्थापना, आर्य और पूर्वी धर्म, भाषा और विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य जो था यही था, जो भारत में इसकी स्थापना हुई 1879 में। ठीक है। एनी बेसेंट 16 नवंबर 1893 को भारत पहुंची, वहां से यहाँ पहुंची। और एनी के लिए भारत एक ऐसी पवित्र भूमि थी जिसका महान धर्म विश्व के सब धर्मों का मूल था। उनकी दृष्टि में भारत भूमि सब संस्कृतियों का केंद्र थी। वह अपने सपनों के भारत को अपनी माता मानकर आई थी। अपने माता मानकर भारत को माता मानकर आई थी। वह भारत में जहाँ भी गई लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया, बहुत इज्जत दिया इनको। पर भारत की दुर्दशा देखकर एनी हैरान रह गई। इनको इज्जत बहुत मिला यहाँ पर, लेकिन भारत जो दुर्दशा थी, जो अंग्रेज़ों ने दुर्दशा कर दिए थे अपने देश का, भारत का जो दुर्दशा कर दिए थे, उसको देखकर एनी जो है हैरान रह गई। डॉक्टर भगवान दास के साथ मिलकर एनी ने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अन्य धर्मों के बारे में भी बहुत पढ़ा समझा। वे कहती थी, धर्म तो परमात्मा तक पहुँचने का माध्यम है। जैसे नदियों समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे ही धर्म भी प्रभु की प्राप्ति के मार्ग हैं, अर्थात रास्ता है। शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में बहुमूल्य योगदान दिया था। भारत में भी शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सराहनीय काम किया। उन्होंने यह बात भली प्रकार समझ ली थी कि भारतवासी जब तक पूरी तरह शिक्षित न हो जाएंगे तब तक वे प्रतंत्रता की बेड़ियां नहीं तोड़ सकेंगे। मतलब इनको यही मानना था कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे ना, तब इन अंग्रेजों को खेदने में सक्षम होंगे। एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया और प्राचीन भारत में शिक्षा पर राज्य का कोई अंकुश नहीं होता था। विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर थे। शिक्षक जब किसी भी दरबार में जाते थे तो राजा सिंहासन से उतरकर उनका आदर करते थे। वह कम से कम शुल्क लेकर अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहती थी। वह अपनी नई शिक्षा में पूर्व और पश्चिम के अच्छे आदर्शों को मिलाना चाहती थी। उन्होंने 7 जुलाई 1908 ईस्वी में बनारस के एक छोटे से घर में अपने सपनों के शिक्षा केंद्र की स्थापना की। रिचर्ड्स उनके पहले प्रिंसिपल तथा हैरी बेनवेरी पहले हेडमास्टर बने। भारतीय समाचार पत्रों में इस प्रयासों की भरपूर प्रशंसा हुई। 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। कब? 1885 में। एनी बेसेंट भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ चुकी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के जो आंदोलन चल रहा था उसमें ये जुड़ चुकी थी। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट इस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई। कब? 1917 ईस्वी में। यह किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। इस सम्मेलन में 4000 सदस्य आए थे। एनी बेसेंट उस समय संसार की मानी हुई वक्ता थी। उन्होंने कहा था, आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है उसके प्रति मेरी कृतज्ञता शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। आपके उपहार को मैं मातृभूमि की सेवा में अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे पास जो भी है और मैं जो भी हूँ, सब कुछ मैं भारत माता की बलि वेदी पर चढ़ाना चाहती हूँ। हम सब मिलकर शब्दों में ही नहीं बल्कि कर्तव्य द्वारा वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। होल रूम की बात सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल को कार्य रूप में लाने के लिए लोगों को तैयार करना आरंभ कर दिया। एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थी। होम रूल का काम सुचारू ढंग से चलाने के लिए एनी बेसेंट ने एक साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ शुरू किया।
उन्होंने इसके पक्ष में जगह जगह भाषण दिए। उनके लेखों से अंग्रेज शासक विचलित हो उठे। पत्र को जब्त कर लिया गया तथा 2000 रुपया जुर्माना जमा करने को कहा गया। उस समय का 2000 सोच लो कितना होगा उस समय, बहुत मतलब 1 रुपये में लगभग 4 किलो 5 लीटर दूध मिलते थे, तब का ज़माना है। इतना उस पर फाइन मारा गया था 2000। होम रूल का नारा भारत के सब शिक्षित लोगों ने अपना लिया। कांग्रेस और लीग दोनों को इस आंदोलन ने जीत लिया। एनी बेसेंट का स्थान पर सम्मान किया गया। जिस घोड़ा गाड़ी में बैठकर एनी बेसेंट जाती थी, नौजवान उस गाड़ी से घोड़ा को अलग कर देते थे और उसी गाड़ी को अपने कंधे पर खींचकर सभा तक ले जाते थे। इतना इनको सम्मान और इज्जत यहाँ पर इंडिया में मिला। चारों ओर एनी बेसेंट की जय जयकार होने लगी। 1929 ईस्वी में एनी बेसेंट बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है, बुडापेस्ट यूरोपियन कांग्रेस तथा शिकागो वर्ल्ड कांग्रेस की अध्यक्षता करने गई। परंतु 1931 के आरंभ से ही वे अस्वस्थ रहने लगे। फिर भी उन्होंने मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र बनाया और उसे संवारने में लग गई। जून के महीने में उनके घुटने में चोट लगी। इसके बाद वे कभी न उठ सकी और 20 सितंबर 1933 को वे इस संसार से विदा हो गई। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। वे चाहती थी हम सब सच्चे भारतवासी बनकर जिए और भारतवासी बनकर ही मरे। ऐसा बनकर ही हम उनकी स्मृतियों को सदैव बनाए रखने में सफल हो सकेंगे। इसलिए भारत के जो भी है वो केवल भारतवासी है, सिर्फ इंडियन है इनके कहने में। बताओ, एक विदेश का होकर विदेश में जन्मी और हमारे देश के लिए कितना अच्छी कर गई, क्योंकि ये लेखिका थी, लेख लिखती थी, कहानियाँ लिखती थी। तो इस तरह हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। अब इसका हम क्वेश्चन आंसर जो है अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग इसको बोर हो जाएंगे सुनने में। तो कहानी आपने अच्छी तरह से सुन ली है, अब इसका क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से दे सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।